हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये। देखिए, जैसे मान लो ये आपका एक कॉइल है यहाँ पर, ओके। इस कॉइल के पास अगर कोई मैग्नेट आप लाते हैं, ध्यान दें जरा, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इसको यहाँ लेकर आइए मैग्नेट को, ठीक। तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर नॉर्थ बनता है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान दें कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बिना फोर्स लगाए मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक। आपने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है, ठीक। अब यहाँ समझने की कोशिश करें, अगर ये मैग्नेट, यहाँ पर अगर हम मैग्नेट में मूवमेंट नहीं देते हैं तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होती है, ये आप जानते हैं, ठीक। अगर इसमें करंट इंड्यूस होती तो हम मानते हैं यहाँ की कोई फील्ड होगा, क्योंकि बिना किसी फील्ड के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नहीं लग सकता है, ओके। ये श्योर है यहाँ पर कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। अगर यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता तो इसको स्टेशनरी रखने पर भी, रेस्ट में रखने पर भी इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड तो ये अभी भी बना रहा है। यहाँ पर अगर ये नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक लाइन्स यहाँ जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से यहाँ पर करंट इंड्यूस हो रही है, ठीक। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स नहीं क्रिएट करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है उसमें आपने देखा होगा कि चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगता है, क्यू बी बी साइन थीटा। यहाँ ध्यान दें, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो रैंडम मोशन होता है उसको हम करंट में पार्टिसिपेट नहीं मानते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर कोई मोशन नहीं है, ओके, रेस्ट में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई और फील्ड क्रिएट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से क्रिएट होता है, ठीक। यहाँ पर हम इस फील्ड को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा अलग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो आपका कंजर्वेटिव होता है, ये फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक। इसमें पोटेंशियल वर्ड डिफाइन नहीं है। तो अब जरा यहाँ पर आप नोट करने की कोशिश करें, यहाँ पर लिखा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग डालें, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ये यहाँ पर हमने क्रॉस फील्ड बनाया है, ठीक। अब एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वाइस वर्सा भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है। आप पढ़ चुके हैं लॉरेंज फोर्स में, ठीक है। उसके पहले तो चार्ज पार्टिकल जब मोशन करेगा तो क्या होगा, चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और जब वो मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में वेरी करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरी करेगा तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आपको मालूम है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नेचर में रिवर्स इफेक्ट जरूर होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए, बस इसका नेचर अलग है। इसका नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, वो अभी हम आपको समझाएंगे कि क्यों नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और लेंज लॉ का फॉलो जरूर होगा, ध्यान रखना। स्पेस में यहाँ पर अगर कोई मटेरियल नहीं रखा है तब भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। अगर कोई वायर रखा है तो फिर उनमें इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगेगा। अब देखें जरा, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, ठीक, ये क्रॉस फील्ड है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए कि वो इंक्रीजिंग का अपोज करे। कैसे होगा इंक्रीजिंग का अपोज, ये डाउनवर्ड है। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बने वो इस तरह का हो कि उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो अपवर्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है, ध्यान रखना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसमें हमेशा ध्यान रखें सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनेगा। किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है,
इसका मतलब इससे जो फील्ड बने वो किधर होना चाहिए, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर ही बनेगा, तभी ये इसका अपोज करेगा राइट हैंड थंब रूल। ये फिंगर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और थंब के डायरेक्शन में फील्ड बनेगा, समझ गए ना। तो इसका ये अपोज करेगा। इसी तरह से अगर बी डिक्रीजिंग होगा तो ये अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बात समझ में? तो अब आप नीचे नोट करें पहले जरा, देखिए ये कंडक्ट। और एक बात ध्यान रखना, यहां हमने कोई कंडक्टिंग लूप नहीं रखा है, जरा ध्यान दें इस पॉइंट पर। यहां कोई भी कंडक्टिंग लूप नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर अगर हम कोई कंडक्टर यहां पर रख देंगे इस टाइप का, देखिए ये हमने कंडक्टर रख दिया और ये क्रॉस फील्ड है, सेम सिचुएशन है, इंक्रीज हो रहा है, क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उनमें पॉजिटिव की तरफ फोर्स लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है। ओके, तो जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इनमें फोर्स लगने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ध्यान दें जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्स किधर लगेगा, क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमने लगेंगे। जब फोर्स लगेगा तो रोटेट होंगे, समझ गए ना। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जब इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एंटी क्लॉक लग रहा है। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉक है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेंगे, जिससे करंट एंटी क्लॉक फ्लो होने लगेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, अगर कोई कंडक्टिंग लूप नहीं है तब भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना। और एक बात यहाँ बता दें आपको कि जो आप पढ़ते हैं एडी करंट्स, उसका भी रीज़न यही है। आप यहाँ कई हम इवेंट आपको बता रहे हैं, उनको आप समझने की कोशिश करें। जैसे ये कोई सीट होती है, ये सीट है, हम इसमें नॉर्थ पोल को नीचे ला रहे हैं, ये ऐसे ला रहे हैं नॉर्थ पोल को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। यहाँ क्या होता है, सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को वहीं रिवॉल्व कर देते हैं, इसीलिए वहाँ सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है, समझ गए ना। तो आपने हमसे कभी नहीं पूछा कि वहाँ पर करंट कहाँ से इंड्यूस हो गई। ठीक इसी तरह से एक कॉइल रखा होता है, तो इसमें जब मैग्नेट को पास में लाते हैं तो आपने लर्न कर लिया कि फ्लक्स वेरिएशन से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओरिजिनल रीजन कुछ और है, जब मैग्नेट को पास में लाएंगे तो यहाँ स्पेस में सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे। वो क्या करते हैं, इस कॉइल के इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर देंगे और उसके अपोजिट करंट फ्लो होने लगेगी, समझ गए ना। ये जो फील्ड बनता है, ध्यान रखना, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बोलते हैं। आप नोट करें नीचे, लिखिए ए कंडक्टिंग लूप प्लेस्ड, a conducting loop placed at rest in magnetic field, a conducting loop placed at rest in magnetic field, B लिख दें, कैपिटल B, and magnetic field, B लिखा है मैग्नेटिक फील्ड को, is constant till 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 T is equal to 0, यानी T 0 पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। जैसे हम यहाँ पर हमने रॉड बताया था, हम मूव नहीं कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, कांस्टेंट। अब वेरी कराएंगे, लिखिए देन चेंजेस विद टाइम, देन चेंजेस विद टाइम, induce current start in the loop, induce current start in the loop at t greater than 0, induce current start in the loop at t greater than 0, free electron in the wire, free electron in the wire at rest at t is equal to 0, magnetic field cannot exert force, magnetic field cannot exert force on electron at rest, magnetic field cannot exert force on electron
at rest. So magnetic field cannot start. So magnetic field cannot start the induced current. So magnetic field cannot start the induced current. ये मैग्नेट रखा था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल में, लेकिन इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होती है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट को स्टार्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पैरा में लिखें, इलेक्ट्रॉन मे बी फोर्स्ड टू मूव ओनली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन मे बी फोर्स्ड टू मूव ओनली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी लिखना। हेंस वी कंक्लूड दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से लिखा है। हाँ, क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन मे बी फोर्स्ड टू मूव ओनली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस वी कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पैरा में लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन कंजर्वेटिव। लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ एक पॉइंट पर ध्यान दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेटिंग है। आप लोग अच्छी तरह से मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टेट में जो फील्ड बनता है वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर टर्मिनेट होता है, ये क्लोज लूप नहीं होता है, और यहाँ ये क्लोज लूप है, इसलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं हो सकता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सर्कुलेटिंग है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में फर्क है। और एक बात ध्यान दें जो कि अभी हम मैथमेटिकली भी लिखाएंगे, आपको याद होगा कि यहाँ पर अगर क्लोज लूप में किसी चार्ज को मूव कराएं तो वर्क डन जीरो होता है, ठीक है ना, फील्ड में। हाँ, लेकिन यहाँ पर, यहाँ अगर चार्ज को मूव कराएं तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। बाद में बात आगे लिखें, क्या लिखा? वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल, आगे नोट करें, वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू दिस फील्ड। वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू दिस फील्ड। ये यूनिक टॉपिक है, इसको सभी लोग जरूर नोट करें थ्योरी में। वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू दिस फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी ए सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये बन रही है सर्किल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी ए सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, then only it will oppose or help। लेंस जला लगेगा, अभी हमने इसको समझाया आपको है। then it will only oppose or help the magnetic field, oppose or help the magnetic field। नोट किया? देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है उसमें आपको ध्यान होगा कि आपने वहां पर dV, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो आपको याद होगा कि वो लाइन इंटीग्रल से डिफाइन किया जाता है। तो dV इज इक्वल टू dV, अगर ये इनिशियल टू फाइनल है तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये निगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और क्लोज लूप में अगर हम E डॉट dl लिखते हैं तो इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैट में जीरो होती है। देखिए, हम बहुत क्लियर चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो लोग भूल गए ध्यान दें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ध्यान दें,
फोर्स में जब डॉट डीएल करेंगे तो वर्क डन होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ये, और ये पोटेंशियल के इक्वल होता है। समझ में आ गई ना? ये मैथमेटिकली वहां पर चेक करें आप पोटेंशियल में, लेकिन क्लोज लूप में ये जीरो होगा, क्योंकि हम जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए हम उस पर वापस आ गए, तो नेचुरल है कि पोटेंशियल इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। बात समझ में आई? हाँ, तो क्लोज लूप में जो है वहाँ जो वर्क डन होता है ना, यहाँ पर जब हम एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और उसी पर वापस आ गए, तो इनिशियल और फाइनल एक ही है, इस पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है, ये ओपन इंटीग्रेशन है, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, उसका मतलब है कि हम जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पर आ गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो ही गया, तो फिर ई डॉट डी एल की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टेट में जीरो होगी। वहाँ नोट करें, इन इलेक्ट्रोस्टेट, हाँ इसी को लिखा है इन इलेक्ट्रोस्टेट, और फिर लिखा है सर डी बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल, एफ मतलब फाइनल, आई इनिशियल, और क्लोज इंटीग्रेशन में लिखे हैं उसकी वैल्यू जीरो। ये नोट करें वहां से बोर्ड से, यही लिखना है, और नीचे लिख दिया आपने, आप लिखें नीचे दूसरी लाइन में इन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी वैल्यू निकालेंगे ई डॉट डी एल की, तो ध्यान देना ये ई, देखिए जरा, अभी हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बताया ये सर्कुलेटिंग होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर होगा और डीएल का डायरेक्शन भी इधर होगा, यानी थीटा जीरो। और जब हम वेक्टर को हटाते हैं तो स्केलर आ जाता है, तो डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर होगा, जहां आर इसकी रेडियस है, यहां पर इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है। और पोटेंशियल वर्ड कंजर्वेटिव उससे डिफाइंड है, इसलिए आप समझ गए होंगे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज्ड इंटीग्रेशन में ई डॉट डीएल की वैल्यू जीरो नहीं है। अब जरा फैराडे लॉ पर आते हैं, इस फार्मूले को कंप्लीट करते हैं। तो फैराडे लॉ आपका होता है, नीचे लिखे हैं बाई फैराडे लॉ E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, नोट करें फटाफट। और यहाँ पर फाई आपको मालूम है कि माइनस बी इंटू ए अपॉन डी टी होता है, यहाँ एरिया कांस्टेंट है, और डी बी बाई डी टी लगा दें, यानी वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो ईएमएफ का फार्मूला बनता है टोटल फैराडे लॉ से, ईएमएफ जो बनेगा आपका टोटल, वो दोनों हैं आपके, एक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा और दूसरा मोशनल ईएमएफ भी होगा, यानी कि एक तो पार्ट ईएमएफ का ये बनता है माइनस ए डी बी बाई डी टी प्लस, और दूसरा कौन सा था ईएमएफ का जो आपने मोशनल ईएमएफ का फार्मूला पढ़ा है, वो क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, वी क्रॉस बी डॉट डी एल और इंटीग्रेशन। ध्यान होगा ये दो पार्ट बनते हैं, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से प्रोड्यूस हो रहा है, और ये पार्ट मोशनल ईएमएफ का है। हाँ, ये हमने आपको वहां कराया है डेरिवेशन में कि इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा। हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा है और वहां पर क्या है, मोशनल ईएमएफ। कुल मिला के ध्यान रखें, एक बहुत ही, जो लोग बोर्ड में हैं वो भी ये बेसिक चीज ध्यान रखें कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, नॉन कंजर्वेटिव है, पोटेंशियल वर्ड वहां पर डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, बेसिक बात ध्यान रखें। फैराडे लॉ के दो पार्ट हैं, एक मोशनल ईएमएफ का पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का है। नेक्स्ट हेडिंग डालें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट टू ए सर्कुलर रीजन। मैग्नेटिक क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट in a circular region। बहुत शॉर्ट में हम इसका आपको कराएंगे। देखिए, एक सर्कुलर रीजन है
इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस। हमने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का वो फंडा बता दिया है कि किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा और किसमें डिक्रीज होगा, ठीक। तो इसमें हम फार्मूला जो लगाएंगे ये है आपका फैराडे लॉ का कि E डॉट डी एल इज इक्वल टू एरिया और dB बाई dt। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा। सर्कुलेटिंग है, ठीक। ये जो हमारा रीजन है जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये B लिख दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। एम्पियर सर्कुलर लॉ की तरह ये निकाले जाते हैं। देखिए पहला पार्ट ये इस फार्मूले से, और एक बात ध्यान रखना, ये फार्मूला ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। समझ गए ना बात। अब देखें R लेस देन R, इसका मीनिंग है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर निकाल रहे हैं। देखिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे चूंकि वो सर्कुलेटिंग होगा, वहां पर एक सर्किल बनाया, ये स्मॉल r का काम करेगा। एम्पियर सर्कुलर लॉ की तरह। जरा यहाँ चेक कराइए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें थीटा 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल हमने यहाँ पर एग्जैक्ट जैसे एंटी क्लॉक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और डीएल भी इधर। अभी किया था जब बी इंक्रीज हो रहा तो एंटी क्लॉक बनेगा, ठीक। वो क्लॉक हो सकता है या एंटी क्लॉक, उसी सर्कुलेटिंग में ले लीजिए ई डॉट डीएल। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, वो कॉस थीटा आपका 0 हो जाएगा। डीएल कितना होगा बोलो, 2 पाई आर, ठीक। समझ गए ना। इक्वल, ध्यान दें, जहां तुम्हें फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, एरिया वहीं तक का, ठीक है, क्यों उतने में ही हमें मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन लेना, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। चेक करें, इंटू dB बाई dt, पाई काटें r कैंसिल करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू r बाई 2 dB बाई dt। ये फार्मूला बनता है इनसाइड रीजन में जहां मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर कैलकुलेशन का, ठीक है। अपोज करता है, आप माइनस चाहें तो लगा सकते हैं, माइनस वहाँ फार्मूला में है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो हटा देंगे उसको, आप चाहें तो यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला में यहाँ पर नेगेटिव आता है तो आप चाहें तो माइनस लगा लें, लेकिन मैग्नीट्यूड में माइनस का कोई पर्पज नहीं। माइनस यहाँ क्यों लगा, उसका क्या पर्पज है, लेंज लॉ, अपोज करता और कोई पर्पज नहीं, ठीक। दूसरा देखें यहाँ आर ग्रेटर देन आर आउटसाइड द रीजन, ठीक। अब की बार बाहर देखेंगे, जरा यहाँ चेक करें पहले। जब बाहर देखेंगे तो एक लूप बनाएंगे आप ये सर्कुलर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर ही प्रोड्यूस होते हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो बनता ही है, बाहर भी आता है। समझ गए ना। अब जरा कैलकुलेशन में फर्क समझें, लगाएं फार्मूला E, ये सेकंड पार्ट dl 2 पाई r, जहां तुम्हें फील्ड निकालना है, अब की बार स्मॉल r यहां तक होगा। ये बात आप वेरिएबल की जानते होंगे, स्मॉल r वेरिएबल है और कैपिटल R इसकी रेडियस है, ठीक है। लेकिन यहाँ एरिया लिखते समय चूंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं है इसलिए एरिया में पाई आर स्क्वायर में कैपिटल R आएगा। ये डिफरेंस समझ लें। तो यहाँ पर एरिया पाई आर स्क्वायर और dB बाई dt, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, पाई कैंसिल करें, माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r dB बाई dt। ये दो फार्मूले बन गए आपके। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस, देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R। जब इनसाइड हैं तो E प्रोपोर्शनल R है और जब आउटसाइड हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ E प्रोपोर्शनल R, यहाँ मैग्नीट्यूड बनाया गया है, E प्रोपोर्शनल 1। इस टाइप के ग्राफ फिजिक्स में कई जगह आते हैं, समझ रहे हैं ना। इलेक्ट्रोस्टेट में भी हैं, जहाँ पर स्फीयर के अंदर जब वो नॉन कंडक्टिंग होता है, जब फील्ड निकालते हो तब भी यही ग्राफ है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ग्राफ कई बार आया है, ग्राफ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखें ग्राफ को, कि ये फिजिक्स में कहाँ कहाँ ये ग्राफ रिपीट होता है, ठीक। नेक्स्ट लाइन में लिखें, नेक्स्ट हेडिंग डालें। आप समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये लिखिए EMF इंड्यूस्ड इन ए रॉड
in varying magnetic field, EMF induced in a rod, EMF induced in a rod in a varying magnetic field. जरा इसको ठीक से समझना, क्योंकि ये जो आर्टिकल है वो टोटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है ना। बोर्ड में बेसिक बस मालूम होना चाहिए कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बस, और बाकी जो है वो ये कैलकुलेशन सारे कॉम्पिटिटिव उसके हैं। अब हम किसी इंड्यूस्ड जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अंदर रॉड रख दिया है, और उसमें फिर हम कैलकुलेशन करेंगे कि उसमें कितना ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एक सिलिंड्रिकल रीजन है और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसका ये सेंटर O है, यहाँ हमने एक रॉड रख दिया। देखिए एक बात समझ लें, जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इसके वेरी करने से वो सर्कुलेटिंग है, लेकिन वहाँ पोटेंशियल डिफाइन नहीं है। लेकिन रॉड में क्या हो, एक रॉड रख दिया कंडक्टिंग फील्ड के अंदर, ये डिस्टेंस d दी हुई है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ध्यान देना। अब जरा यहाँ पॉइंट समझें, यहाँ से ये रॉड पहली बात फील्ड के इनसाइड है, तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका केस r लेस देन r का है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, फील्ड सर्कुलेटिंग है। जैसे अगर यहाँ ध्यान दें, ये फील्ड बन रहा है, आराम से करना इसको, ये तो फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। अरे बात समझ में, सर्कुलेटिंग फील्ड। जब किसी सर्किल में कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें जब हम कोई उसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन निकालें तो टेंजेंट डाला जाता है। तो क्यों नहीं है समझ में आ रहा है, यहाँ टेंजेंट डाला सर्किल के ऊपर, अरे बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ध्यान दें जरा एक बात पर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इसका कंपोनेंट रॉड के अलोंग लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियली है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है रॉड पर, बोलो? वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर रहा है। डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। ये एंगल हम थीटा ले रहे हैं, जरा ठीक से समझना बात। और ये भी थीटा होगा, चेक कर लो। हाँ, तो cos थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर, यहाँ से चेक करें, cos थीटा बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक। तो r इज इक्वल टू डी अपान cos थीटा, इसका जरूरत पड़ेगी, अभी यूज करेंगे, ठीक है। नोट कर लें आप इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड से थीटा एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमने इंक्रीजिंग लिया है, वहां लिख देना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड बी इंक्रीजिंग है, ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है। तो अभी बनाया था, ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनेगा वो अभी अभी आप फार्मूला चेक कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला चेक करें, क्या है, -r/2 dB/dt, अभी बनाया था। अगर ये भूल जाएं तो फैराडे लॉ को सीधे लगा दें, E.dl इज इक्वल टू एरिया इंटू dB/dt, जिससे तुमने ड्राइव किया है, याद आया ना। r लेस देन के लिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, ठीक। यहां पर कौन सा कंपोनेंट लगेगा, बोलो, हॉरिजॉन्टल, EH, ठीक है। केवल ध्यान समझ रहे होंगे बात, ये थीटा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसका ये कंपोनेंट होगा E cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा E, बोलो, साइन थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, E cos थीटा, वहां पर लिख देना, इफेक्टिव कंपोनेंट E cos थीटा है। तो EH इज इक्वल टू E cos थीटा। जरा वैल्यू बताएं E cos थीटा की, माइनस का नहीं भी लगाएं तो कोई पर्पज नहीं है, ठीक है। cos थीटा बोलो, cos थीटा यहां से डाल दो, d अपान r, ठीक है, डालो वैल्यू, d अपान r, r कैंसिल हो गया, तो क्या बना, -d/2 dB/dt, ये बना।
यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर फील्ड के अंदर रॉड होगा तो वो इस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, उसमें सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ले लो और क्वेश्चन में dB बाई dt दिया है, वो डाल दो डिफरेंशिएट करके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा कि हॉरिजॉन्टल में कितना लगेगा। आपके समझ में आ गई ना बात? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकल आएगा। ठीक, रॉड की लेंथ L है। अब जरा मुझे ये बता दो, रॉड का कौन सा साइड पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? यहां पर भी ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा इधर, तो इसका कंपोनेंट इधर होगा। ठीक, ये ऊपर के नीचे कंपोनेंट वर्टिकल सब वैसे भी कैंसिल हो रहे हैं। ये तुम्हारे समझ में आ रहा है? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, इसका मतलब ये साइड नेगेटिव जाएगा और ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक से बोलो, क्या बोल रहे हैं? अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाती हैं, अभी आप कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अंदर जो फील्ड बनेगा वो अब बाद में बनेगा। अरे भाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू, मेरी बात सुने, आप मोशनल ईएमएफ वाले में भी यही कंफ्यूजन कर रहे थे। मोशनल, एक मिनट मेरी बात सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये इंड्यूस हो रहा है इसकी वजह से यहाँ प्लस और माइनस हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर बनेगा वो अब बाद में बनना शुरू होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब वो बैलेंस हो जाएंगे वहीं रुक जाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो रॉड नहीं रखा हो तब भी बनेगा, वो तो स्पेस में बनता है, और ये जो बन रहा है, जो आप बात कर रहे हैं, वो रॉड के अंदर बन रहा है। बात समझिए, जब रॉड में प्लस माइनस, अभी तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा तब तो बनेंगे प्लस माइनस, ठीक है ना? तो उसके बाद की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर बनेगा वो फिर अपोजिट होगा, वो अलग है फील्ड, उससे इसको मिक्स नहीं करें। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बन रहा है, उसने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव बना दिया। आप समझ रहे हैं ना बात? और ये लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहाँ पर देख लें, इसमें जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VB माइनस VA होगा। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू लेंथ, लेंथ रॉड की मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल निकल आएगा टोटल। ठीक है, इससे पोटेंशियल ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है तो आप प्लस माइनस बता सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड निकाल लें, केवल माइनस साइन को यहाँ से हटा रहे हैं, d/2 dl और dB/dt। जल्दी करें। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई रॉड रखा हुआ है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू आप उसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो रॉड में होगा डेवलप। बात समझ गए? वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दें, अगर यही रॉड, जरा रॉड की आप सिचुएशन देखें, जो ये रॉड रखा हुआ है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, ये सेंटर है, वो ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे ही होंगे ना? जरा यहाँ देखें कॉन्सेप्चुअली, आपने एक जगह पर इसका कैलकुलेशन किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए और हॉरिजॉन्टल इधर लगेगा नेट। ये बात समझ गए? जरा पॉइंट देखें फिर बाद में लिखें। अगर हम इस रॉड को उठाकर सेंटर पर रख दें तो पहली बात तो D 0 हो जाएगा, इसलिए कोई EMF जनरेट नहीं होगा। दूसरी बात, अगर इस रॉड को सेंटर पर आप रख देंगे यहाँ पर, तो उसमें जो यहाँ हम बना रहे हैं, देखिए जरा, अगर हमने रॉड को सेंटर पर रख दिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं उनके जो कंपोनेंट लगेंगे वो रॉड के वर्टिकल लगेंगे, इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। समझ में आ रही? इसलिए वो प्लस माइनस नहीं बनाएंगे और कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई आपके? आप नोट कर लो जो तुम्हें नोट करना है जल्दी। तो हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट इसका बहुत कॉन्सेप्चुअल है, उसको आप समझने की कोशिश करना। लिख लिया ना इसको? हाँ, कितना टाइम? हम जल्दी खत्म कर रहे हैं, आर्टिकल क्लोज करना है ना पूरा इसमें।
देखिए जरा इसके दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ठीक। हम सिंपल बनाने के लिए रॉड को हमने ये बाहर रख दिया, टच करते हुए यहाँ रख दिया रॉड को, ठीक है ना। अब इसकी सिचुएशन अलग है। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड कर रहा है। आपने अभी भी बनाया, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो बनेगा उसका फार्मूला अलग है। पहले वो फार्मूला नोट करें आप, वहीं पर जो पिछला आर्टिकल लिखा है ना उसमें वो फार्मूला आप नोट करें। पहला लिख दें यहाँ पर, इफ रॉड प्लेस्ड एट सेंटर, देन इफ रॉड प्लेस्ड ऑन द डायमीटर, लिख दो ऑन द डायमीटर, देन EH इज इक्वल टू 0, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट 0, डेल्टा V 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0। इफ रॉड आउटसाइड द फील्ड, इफ रॉड आउटसाइड द फील्ड, देन अगर रॉड बाहर होगा तो अभी अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का वो निकाल रखा है, तो R स्क्वायर अपॉन 2R, देखें R स्क्वायर अपॉन 2R dB बाई dt और cos थीटा लगेगा। ये बात समझ में आ गई, कंपोनेंट कर लिया हमने cos थीटा का। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट समझने की आप कोशिश करें, जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी लाइन है वो ऐसे ये बनेंगी, आकर सर्कुलर बनेगी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सर्कुलर बनते हैं, ठीक। इनके यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे ये ऐसे जाकर, ठीक। यहाँ सेंटर से जो डिस्टेंस है उसमें तो डी आ जाती है, नहीं हम टेंजेंट तो लिखा ही है हमने। इसके पहले जो तुम्हें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कराया है उसमें डी आया है, लेकिन इसमें डी नहीं है, इसमें स्मॉल आर पर ये डिपेंड कर रहा है। बात समझ गए ना। यहाँ पर जो थीटा होगा वो नहीं आ रहा है, वो कैंसिल नहीं करेगा आर को। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का आर्टिकल बनाया उसमें cos थीटा की वैल्यू डाली थी, आप ध्यान दें इनसाइड में तो आर कैंसिल हो गया था, वहाँ डी आ गया। लेकिन यहाँ नहीं पॉसिबिलिटी है इस टाइप की, यहाँ पर आर इन्वर्सली में आ रहा है। अगर यहाँ देख लो, अगर ये थीटा है, ये डी है, ये आर है, तो ये थीटा वेरिएबल है हर जगह, वो आर को कैंसिल यहाँ पर नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं ना। cos थीटा आप यहाँ पर डालेंगे डी बाई आर, वो आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर किसी रीजन के बाहर रॉड है, समझना पड़ेगा थोड़ा कंसंट्रेट होकर। देखिए अगर ये रीजन के बाहर है तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, सेपरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर आर आ रहा है, वहाँ डी आ रहा है, ठीक। वहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है और यहाँ पर आर है, cos थीटा डालोगे तब भी आर कैंसिल नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही। अब समझें बात। इसके लिए ये क्या करते हैं कि एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर्कुलेटिंग बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। समझने की कोशिश करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बन रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ओके। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल है सबके, तो लेंथ हम ये वाली ले लेंगे। हम पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करते हैं, ई डॉट डी एल। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर इसका ई और इसको क्या करेंगे, इसका हम सीधे ये वाली लेंथ ले लो और मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही इसके क्रॉस होगा। इससे कैलकुलेशन करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को। अब हम इसका एक क्वेश्चन तुम्हें बता रहे, वो नोट करें फटाफट आप। देखिए बाद में, यहाँ देखिए क्वेश्चन नोट करें आप। ये एक रीजन है, इसमें क्रॉस फील्ड है और यहाँ पर एक रॉड रखी हुई है। इस रॉड की लेंथ 2r है और सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस कैपिटल R है। ये रॉड बाहर है, अब आप समझ गए होंगे। और मैग्नेटिक फील्ड B अल्फा t के इक्वल है, यानी टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल है। तो चाहे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लगा दें और चाहे फार्मूला में रख के लगाएं। आपने फार्मूला भी वहां नोट की है, अल्फा टी वेरिएबल है। हाँ बिल्कुल अल्फा कांस्टेंट होगा बिना डाउट। यहाँ पर चेक करें, देखिए
यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमने ब्लैक से ये बनाया, ऐसे सर्कुलेटिंग होगा। ये रीजन है, इतना रीजन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे जाएगा। सर्किल को चेक करें, नोट कर लेना, बाद में हटाएंगे नहीं हम इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P और Q लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एंड Q, देखिए E डॉट dl, बोलो कैसे, देखिए फार्मूला में चेक करें। इलेक्ट्रिक ये R है, ये 2R है, तो ये भी R हो गया, ठीक है ना। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें यहाँ पर, तो डिस्टेंस में R ये है, R ये है, तो स्मॉल r कितना हो गया, r√2। इसकी रेडियस कितनी हो गई यहाँ तक की, ये R है, ये R है, तो ये कितना हो गया, r√2। तो E डॉट dl को क्या लिखेंगे, 2 पाई r√2। समझ में आ गई बात, फैराडे लॉ लगाओ ना, फैराडे लॉ, E डॉट dl इज इक्वल टू एरिया dB बाई dt, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो E लिखा और पूरा सर्कुलेटिंग में 2 पाई r, तो रेडियस कितनी है, r√2। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं Q पॉइंट पर या P पॉइंट पर, ठीक। इज इक्वल टू एरिया लो, एरिया कितना होगा, पाई r² dB बाई dt की वैल्यू डालो, कितनी होगी, अल्फा, तो E आ गया, हाँ ये आया अल्फा r/2√2, अल्फा r/2√2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सर्कुलेटिंग रीजन में, ठीक है ना। अब ईएमएफ निकालें, ईएमएफ क्या होता है, E डॉट L, ईएमएफ E इंटू लेंथ ये वाली, समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड लो, अल्फा r डिवाइडेड बाई 2√2, बोलो ये लेंथ कितनी होगी, ये r है, ये r है, तो ये एंगल कितना हुआ, 45, टोटल एंगल कितना हुआ, 90। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो 90 होगा पाई बाई 2, PQ हो गया आर्क, और रेडियस कितनी है बोलो, r√2 यहां तक। अरे थीटा इज इक्वल टू, ये पूरा लेंगे ना लेंथ यहां तक की, ठीक। तो यहां पर PQ निकालो, कितनी आई लेंथ, ये √2 कैंसिल, PQ इज इक्वल टू पाई बाई 2 r√2, ठीक। √2 कैंसिल करें, कितना बना बोलो, अल्फा r² पाई बाई 4, इतना ईएमएफ जनरेट होगा, यही आंसर है, अल्फा पाई r² बाई 4। तो यहां पर ध्यान रखना, जब आप सिलिंड्रिकल जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है उसके जब अंदर फील्ड निकाले पोटेंशियल डिफरेंस, तब प्रॉब्लम नहीं है, तब स्मॉल d की वैल्यू डालें और डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लें, कंपोनेंट लें और डायरेक्ट यूज कर लें। लेकिन जब बाहर होगा, क्योंकि अंदर का जो फील्ड है वो d पर डिपेंड कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, ये d पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आप हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाए हैं वहां पर, वहां चेक करें, वहाँ कैपिटल R आ रहा, नीचे स्मॉल r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो वहां पर जो फील्ड है वो इस पर, जो कंपोनेंट आएगा वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए अलग अलग होगा हर जगह पर, थीटा अलग अलग है हर जगह पर। तो क्या करते हैं, ये सर्किल बनाकर इसके अलोंग निकाल लो कितना होगा, वही ईएमएफ इसके अलोंग आएगा। समझ में आ गई, क्योंकि वैसे भी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आप लोग इसको जरा ठीक से स्टडी करना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में हमें डालें। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, और कमेंट में डालना अगर डाउट हो। ओके।